बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम नोज़ वाले पोर्शन के पास्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सिफिलिस ऑफ नोज़ कॉज। तो जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस की वजह से सेप्टल परफोरेशन होती है और सिफिलिस के साथ आपको एट्रोफिक रिनाइटिस भी देखने को मिलता है। ये जो एट्रोफिक रिनाइटिस होता है, सेकेंडरी एट्रोफिक रिनाइटिस होता है, प्राइमरी एट्रोफिक रिनाइटिस भी होता है और एक सेकेंडरी होता है। ओके, तो सिफिलिस की वजह से क्या होता है, सिफिलिस की वजह से आपको सेप्टल परफोरेशन देखने को मिलती है। अब सेप्टल परफोरेशन बोनी पार्ट की हो सकती है या कार्टिलेजिनस पार्ट की हो सकती है, टोटल सेप्टल परफोरेशन हो सकती है या पार्शियल हो सकती है। इसको हम देख लेते हैं। ओके, तो जो LTL होता है, ल्यूपस ट्यूबरकुलोसिस, और जो लेप्रोसी होता है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट की परफोरेशन करता है, यानी कार्टिलेज को उड़ा देता है। जबकि सिफिलिस होता है, ये बोनी पार्ट को उड़ा देता है। ये आपने रट्टा मारना है, BS से रट्टा मार लो, बी फॉर बोनी पार्ट, एस एस सिफिलिस। जबकि ल्यूपस ट्यूबरकुलोसिस और जो लेप्रोसी होता है, ये कार्टिलेजिनस पार्ट में परफोरेशन वगैरह करवा देता है। जो वेजिनल ग्रैनुलोमा होता है, ये टोटल सेप्टल परफोरेशन कराता है, जबकि ऊपर वाले सब टोटल यानी पार्शियल करवाते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है। अभी यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, बोनी सेप्टल परफोरेशन, चलो ठीक हो गया। पैलेटल परफोरेशन, यस, ये भी होती है। इसके अलावा सैडल नोज डिफॉर्मिटी, ये भी हो जाती है। अब ये टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा, सैडल नोज डिफॉर्मिटी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है सैडल नोज डिफॉर्मिटी है। तो जो सैडल नोज डिफॉर्मिटी होती है, बोनी, कार्टिलेजिनस या दोनों पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज नेजल ट्रॉमा है, लेकिन इसके अलावा SMR के अंदर आपने सेप्टम को ज़्यादा निकाल दिया, या हीमाटोमा या एब्सेस की वजह से सेप्टल कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन हो गई है, या लेप्रोसी, TB या सिफिलिस। वंस अगेन LTLS को रट्टा मार लेना है, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, और इसके अलावा एक और L से बनता था एक और चीज़, ल्यूपस। ठीक हो गया, इनकी वजह से कार्टिलेजिनस पार्ट की, जबकि सिफिलिस से बोनी पार्ट की होती है। और जो वेजिनल ग्रैनुलोमा है, इसकी वजह से टोटल सेप्टल परफोरेशन होती है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है। तो ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट विद एपिस्टेक्सिस शो अ ब्लीडिंग पॉइंट इन लिटल एरिया। तो जो लिटल एरिया, इट इज़ बेस्ट मैनेज बाय, तो जो लिटल एरिया में जो ब्लीडिंग होती है, उसको बेस्ट मैनेज कैसे करेंगे, तो हम एपिस्टेक्सिस वाला टॉपिक ओपन कर लेते हैं। तो आपको ये पता है कि एपिस्टेक्सिस का मतलब है नोज ब्लीडिंग। तो जो नोज ब्लीडिंग होती है, वो किन किन साइड से होती है, सबसे ज़्यादा होती है लिटल एरिया में से, बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट से होती है। और एपिस्टेक्सिस को दो में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो ब्लड है वो कहाँ से निकलेगा, बाहर से, सामने से निकल जाएगा, या फिर पोस्टीरियर फेरिंग्स में चला जाएगा। तो जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है, वो ज़्यादा कॉमन होती है, बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है, लिटल एरिया में ज़्यादा होती है, ट्रॉमा की वजह से होती है, माइल्ड होती है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय लोकल प्रेशर और एंटीरियर पैकिंग। लेकिन जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होती है, लेस कॉमन होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करती है, 40 ईयर्स के बाद देखने को मिलती है। स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंशन या आर्टीरियल सेक्लोसिस की वजह से होती है। सीवियर ब्लीडिंग होती है, इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करवानी होती है। इसमें एंटीरियर नेजल पैकिंग वगैरह करवाते हैं। और अगर आपके पास एपिस्टेक्सिस का पेशेंट आ जाए, तो आपने क्या करना है, नंबर 1 फर्स्ट एड करनी है। फर्स्ट एड में नोज की पिंच आपने करना है 5 मिनट तक। नंबर 2 ट्रोटर मेथड है। अच्छा, दिस कंप्रेस द वेसल ऑफ लिटिल एरिया, तो जो नोज की पिंचिंग है वो लिटिल एरिया को कंप्रेस कर देती है। और एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का मतलब है कि जो ब्लड है वो इन फ्रंट ऑफ नोज से फ्लो करना शुरू कर जाएगा इन सिटिंग पोजीशन। जबकि पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का मतलब है कि ब्लड थ्रोट के अंदर चला जाएगा और कॉफी कलर्ड वॉमिटस होगा, जिससे आप हेमाटोमेसिस का डायग्नोसिस बना देते हो। ओके, तो तीसरा मेथड होता है ट्रोटर मेथड। अच्छा, दूसरा ट्रोटर मेथड है, जिसमें पेशेंट बैठेगा, आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड हो जाएगा, ताकि ब्लड को टू स्पिट एनी ब्लड, ताकि थूक दे और मुंह से सांस लेगा। और इसके बाद कोल्ड कंप्रेशन करनी है। ओके, कोटराइजेशन, कोटराइजेशन उस केस में करते हैं जब ब्लीडिंग पॉइंट को आपने लोकेट कर लिया है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं और फिर कॉटरी करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की बीट के साथ या इलेक्ट्रो कॉटरी करते हैं। इसके बाद पैकिंग आ जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग है। फिर इसके बाद एंडोस्कोपिक लाइगेशन वगैरह, फिर एलिवेशन ऑफ फ्लैप्स ऑफ SMR और लाइगेशन ऑफ वेसल है। तो जो लाइगेशन ऑफ वेसल ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, मैक्सिलरी आर्टरी की और एथमोइडल आर्टरी की जाती है। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की होती है, जो उस वक्त करते हैं जब कंजर्वेटिव मेथड फेल हो जाती है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट करते हैं अबव द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है, इसकी लाइगेशन करते हैं पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के अंदर। और यहाँ पे जो अप्रोच होती है, जिसे कार्डवल लक्स व्यू, जिसमें पोस्टीरियर वाल को रिमूव कर देती है। और जो एथमोइडल आर्टरीज होती है, इनकी लाइगेशन एंटीरियर सुपीरियर ब्लीडिंग के अंदर करते हैं, जो कि मिडल टर्बिनेट के ऊपर होती है। नेक्स्ट टेस्पाल और एम्बुलाइजेशन है। एम्बुलाइजेशन के अंदर आपने ये रट्टा मारना है कि जो एथमोइडल आर्टरी है, इनकी एम्बुलाइजेशन नहीं करते होते।
और अब एपिस्टेक्सिस को देखने के लिए आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हो, जिसमें पहला फर्स्ट एड है, पिंचिंग, टोटल कोल्ड कंप्रेशन है, और इससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है या कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर कंट्रोल नहीं होती तो हॉस्पिटलाइज करेंगे, और हॉस्पिटलाइज के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं, जनरल मेजरमेंट आ जाती है, फिर देखती है कि ब्लीडिंग माइल्ड है या सीवियर है। अगर माइल्ड ब्लीडिंग है और उसकी साइट असेसेबल साइड है तो उसकी कॉटराइजेशन करते हैं। ठीक हो गया, तो कॉटराइजेशन वगैरह करनी है, यानी अगर लिटिल एरिया के अंदर है, कॉट आपने लोकलाइज कर लिया है तो कॉटराइजेशन करते हैं। और अगर अननाउन साइट पे है, माइल्ड ब्लीडिंग है, तो एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन करते हैं, यानी इस केस में कॉटराइजेशन करते हैं। सीवियर ब्लीडिंग है, एग्जैक्ट साइट का नहीं पता, तब हम नेजल पैकिंग करते हैं। और नेजल पैकिंग एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है। फिर इसके बाद डिलेड मैनेजमेंट है कि अगर स्टेबल पेशेंट है तो आप इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट करोगे, और अगर पेशेंट के अंदर परसिस्टेंट सीवियर ब्लीडिंग है तब आप इम्बोलाइजेशन, लाइगेशन, एसएमआर करोगे, डिपेंडिंग अपॉन साइट कौन सी है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, कोटरी आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि आपको साइट का पता है। नेक्स्ट है यूनिलैटरल पोलीपॉइडल मैस राइजिंग फ्रॉम द लैटरल वॉल ऑफ नोज इन 55-year-old मैन। ओके, तो जो बच्चों में होता है, ओके, आपने रट्टा मार लेना है कि बच्चों में कौन सा होता है। अच्छा, पॉलिप की बात की है, तो जो पॉलिप, नेजल पॉलिप दो टाइप के होते हैं, एंट्रोकॉनल और जो बायलैटरल स्मॉदल पॉलिप होती है। ये यूनिलैटरल पॉलिप है, लैटरल बाल से निकल रहा है, 55 ईयर के अंदर है। अब यूनिलैटरल पॉलिप से लग रहा है कि एंट्रोकॉनल पॉलिप है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आपने देख लेनी है कि ये लैटरल वाल से निकल रहा है। चलो ठीक है, 55 ईयर ओल्ड है। जो एंट्रोकॉनल पॉलिप होते हैं बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। चलो आपको मैं पॉलिप वाला भी करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, आगे आपके काम आ जाएगा। तो जो पॉलिप वाला सेक्शन है हम उसको ओपन कर लेते हैं। जो नेजल पॉलिप होते हैं, नेजल पॉलिप क्या होते हैं, नॉन न्यूप्लास्टिक मैसेज ऑफ एडिमेटस नेजल और साइनस म्यूकोजा। तो पॉलिप को दो में डिवाइड करते हैं, एंट्रोकॉनल और जो होता है बायलैटरल एथमोइडल पॉलिप होता है। इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। जो एंट्रोकॉनल होता है बच्चों में होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, सोलिटरी होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, मैक्सिलरी साइनस से निकलता है, पीछे की तरफ ग्रो करता होता है, इस ट्राइलोबुलर शेप होता है, इसका रिकरेंस रिलेटिवली अनकॉमन होता है, और दोनों का ट्रीटमेंट फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होता है। तो आपने ये देख लेना है, ठीक है, पॉलिप का। अब उसने क्या कह रहा है, वो इन्वर्टेड पैपिलोमा का उसने सिनेरियो बताया हुआ है। वन सेकंड कह रहा था कि एंट्रोकॉनल लगता है, लेकिन एंट्रोकॉनल बच्चों में होता है। तो ये 55 ईयर ओल्ड है, यानी 55 साल की हिस्ट्री दी हुई है। तो इन्वर्टेड पैपिलोमा, जिसको ट्रांजिशनल सेल पैपिलोमा या इसको रिंगर्ड्स ट्यूमर या शिनेडिनियन पैपिलोमा कहते हैं। तो ये जो ट्यूमर होता है ये नॉन अल्फैक्टरी म्यूकोजा का होता है। नॉन अल्फैक्टरी म्यूकोजा को शिनेडिनियन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो लैटरल वॉल ऑफ नोज है, खासतौर पर मिडल मिएटस वाले एरिया में होती है। इसके अलावा मैक्सिलरी फ्रंटल सफिनॉइडल साइनस से निकलता है। इसको पैपिलोमा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाइपरप्लास्टिक पैपिलोमेटस टिश्यू होता है जो कि स्ट्रोमा में ग्रो करता है, ना कि एक्सोफिटिक बाहर की तरफ नहीं आता बल्कि अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। अब इसमें देखो कि मेल्स को इन्वॉल्व करेगा, और 40 से लेकर 70, तो हमारे जो सिनेरियो था उसमें 55 वाला आ गया था। यूनिलैटरल है, वो चीज़ें देख लो, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा, डिस्चार्ज करवा देगा, एपिस्टेक्सिस वगैरह करवा देगा, साइनसिस को इन्वॉल्व करेगा, ऑर्बिट को इन्वॉल्व करेगा। एग्जामिनेशन के अंदर ये पेल पोलीपॉइडल मैस होगा, यूनिलैटरल होगा, सिंपल नेजल पॉलिप वाला होगा। सिटी स्कैन एमआरआई के अंदर आपको एक्सटेंट लोकेशन वगैरह पता लग जाएगी। ट्रीटमेंट के अंदर मीडियल मैक्सिलेक्टमी है, जो कि लैटरल राइनोटमी या सब लेबियल डीग्लविंग अप्रोच से करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है नेजोफेरिंग्स टेक इट्स सेंसरी नर्व सप्लाई फॉर्म। तो जो नेजोफेरिंग्स होती है उसकी सेंसरी सप्लाई कहाँ से आती है, तो जो नेजोफेरिंग्स होती है उसको सप्लाई करने के लिए ट्राइजेमिनल नर्व। तो रट्टा मान लेना कि जो हेड एंड नेक है उसकी सेंसरी सप्लाई मेनली ट्राइजेमिनल नर्व से आती है। ओके, तो इसका आंसर ग्लोसोफरेंजियल भी हो सकता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि यूस्टेशियन ट्यूब से जो आगे होती है वो ट्राइजेमिनल यानी मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, लेकिन यूस्टेशियन ट्यूब से जो पीछे होती है वो ग्लोसोफरेंजियल नर्व होती है। यहाँ पे इसने बेस्ट ऑप्शन ट्राइजेमिनल नर्व लिखा हुआ है, तो हम इसी को ही फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है ब्लो आउट फ्रैक्चर। तो जो ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है, ओके, तो इसके बारे में चीज़ें पूछ रही है। ट्रॉमा है, वैसे ट्रॉमा को ब्लंट ट्रॉमा स्पेसिफाई करना चाहिए था ब्लो आउट फ्रैक्चर के बारे में। तो यहाँ पर हम चीज़ें पहले देख लेते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर होता क्या है। तो जो ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है ये आपने ट्रॉमा टू द फेस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर इज कॉल्ड ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है, यानी इसके जो कॉजेज हैं वो जाइगोमैटिक फ्रैक्चर है या लीफ फोर टाइप 2 मैक्सिलरी फ्रैक्चर है। जब इनके फ्रैक्चर होते हैं तो आपको ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है। तो जो आइसोलेटेड फ्रैक्चर होता है ये उस वक्त होता है जबकि जब कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है वो ग्लोब को स्ट्राइक करता है, दीज आर कॉल्ड ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है। और इसमें जो ऑर्बिटल कॉन्टेंट होते हैं एंट्रम के अंदर हर्निएट कर जाते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर स्वेलिंग होती है, काइमोसिस होती है, इनऑफ्थाल्मोस होगा, इनवर्ट डिस्प्लेसमेंट वगैरह।
आपको देखने को मिलती है। इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट डिप्लोपिया आपको देखने को मिल सकता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फाइबर और इंट्रैपमेंट ऑफ इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। और लास्ट में आपको हाइपोस्थीसिया और एनेस्थीसिया देखने को मिल सकता है ऑफ चीक एंड अपर लिप अगर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व आ गई है। और जब आप एक्सरे करोगे, वाटर व्यू करोगे, तो आपको कन्वेक्स ओपेसिटी देखने को मिलेगी जो कि एंट्रम के अंदर बल्ज हो रही है ऊपर से। ठीक हो गया। द convex opacity bulging into the antrum, कौन सी antrum? maxillary antrum from above, this is called teardrop sign। सीटी स्कैन से आप डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। इसके अलावा इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक की जो इंट्रैपमेंट हो गया जिसकी वजह से डिप्लोपिया हो गया है, तो उसको देखने के लिए आप एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट करवाओगे या डक्शन टेस्ट या ट्रैक्शन टेस्ट वगैरह करवाओगे, तो ये टेस्ट आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा। ओके, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? टीयर ड्रॉप साइन, जिसके अंदर कन्वेक्स ओपेसिटी देखने को मिलती है बल्जिंग इनटू द एंट्रम। रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ फ्रंटल साइनस, तो जो फ्रंटल साइनस की ओपनिंग के बारे में क्या बात कही जाती है? तो जो फ्रंटल साइनस की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? तो जो फ्रंटल मैक्सिलरी साइनस होती है ये मिडिल मिएटस के अंदर ओपन होती है, खासतौर पर एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइटस सेमिलुनरिस। तो आपने साइनसिस की ओपनिंग का तो याद किया होगा। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनसिस, इनके फीचर क्या कह रहे हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर पेन इज द मोस्ट प्रेजेंटिंग फीचर। तो जो पैरानेजल साइनसिस के मैलिग्नेंट ट्यूमर है सबसे मोस्ट कॉमन है मैक्सिलरी साइनस का कैंसर। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपने पढ़ना है पैरानेजल साइनसिस के ट्यूमर के अंदर वो होगा मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होगा। तो जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होता है, ओके, तो मोस्टली क्या होता है? मोस्टली ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। और ये जो होती है मैलिग्नेंसी ये हार्डवुड फर्नीचर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलती है। निकल रिफाइनिंग या ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स वगैरह आपने पढ़ लेने हैं, इनमें ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, तो जो वर्कर्स होते हैं ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो फर्नीचर इंडस्ट्री के जो वर्कर होते हैं उनमें एडिनोकार्सिनोमा होता है एथमॉइड और अपर नेजल कैविटी का, लेकिन जो निकल रिफाइनिंग होती है उनमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है। ये एमसीक्यू वगैरह के अंदर आ जाएगा। हिस्टोलॉजी की बात करें तो ज़्यादातर कौन से होते हैं? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा आपने मैक्सिलरी साइनस का पढ़ना है। ओके, अब इसका बहुत ज़्यादा सेपरेट होता है जिस तरह नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डायग्नोसिस बनाने के लिए आप CBR करते हैं, C फॉर CT स्कैन, B फॉर बायोप्सी और रेडियोग्राफ वगैरह, इस तरह से आप डायग्नोसिस बनाते हैं। और इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो 3 तरह के आप यूज़ करोगे। ऑन ग्रेन क्लासिफिकेशन, अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर, और तीसरा होता है हमारा लैंडरमैन क्लासिफिकेशन। और ट्रीटमेंट के अंदर स्टेज 1 और 2 के लिए सर्जरी करोगे और 3 और 4 के लिए आप क्या करते हो? आप सर्जरी और रेडिएशन दोनों इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, अ पेशेंट हैज़ अंडरगोन एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है? अब ये ऑपरेटिव टेक्निक्स की तरफ आना शुरू हो गया है। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, तो इनकी आप कॉम्प्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं हम। ओके, जो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है ये इसकी कॉम्प्लिकेशन दी हुई है यहाँ पर। तो जो कॉम्प्लिकेशन है उसको उसने 2 में डिवाइड कर दिया है, मेजर और माइनर। तो जो मेजर है उसका निमोनिक मैं आपको बता देता हूँ, कोल्ड MBM8। कोल्ड, C फॉर क्या होगा? C फॉर CSF लीकेज, O फॉर ऑर्बिटल हेमरेज, L फॉर लॉस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस हो जाएगा, D फॉर डिप्लोपिया हो जाएगा, MBM मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस और मैसिव हेमरेज कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना पड़ जाए। 8, A फॉर एनोस्मिया, I फॉर इंजरी टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंट्राक्रैनियल हेमरेज, और D फॉर डेथ भी हो सकती है। माइनर के अंदर आप रट्टा मार लो, पहला तो पेरी ऑर्बिटल काइमोसिस, एम्फीसीमा, पोस्ट ऑपरेटिव एपिस्टेक्सिस इन्फेक्शन होगा। ओके, यानी 4P से आपने इसको रट्टा मार लेना है। बाकी एडहीजन, स्टीनोसिस वगैरह ये भी आप देख लेना। ओके, और इसमें आप माइटोमाइसिन C वगैरह यूज़ करते हैं। तो जो मेजर है वो हमारी ऑर्बिटल हेमरेज है, बाकी भी है लेकिन मोस्ट कॉमन तो आपकी यही आ जाती है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेजल म्यूकोजा। नेजल म्यूकोजा के अंदर कौन से टाइप की एपिथेलियम होती है? सूडोस्टेटिफाइड से रिलेटेड कलमर एपिथेलियम होती है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 एक MCQ नहीं बल्कि एक SCQ है, बड़ा ही लंबा है। 66 ईयर यानी ओल्ड एज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। तो जो डायबिटीज मेलाइटस होता है इसमें अब रट्टा मार लेना कि कौन सा होता है। म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह यानी फंगाई के इन्फेक्शन या मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना आपने पढ़ना है, लेकिन ये तो नॉन MCQ है। इसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, पेन है, एपिस्टेक्सिस है, प्रोप्टोसिस हो गया है, हाई ग्रेड फीवर है, फेशियल स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आपको देखने को मिल रही है किसके अंदर? नोज़ के अंदर। ब्लैकनिंग ऑफ पैलेट यानी पैलेट काला हो गया नेक्रोसिस वगैरह की वजह से। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इन शॉर्ट इन्फ्लेमेशन है देखने को मिल रही है। डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, फंगल इन्फेक्शन की आपकी हिस्ट्री वगैरह देखने को मिल रही है, हेजीनेस है, तो ये म्यूकोरमाइकोसिस को आप रट्टा मार लो।
जिसको बोलते हैं हम एक्यूट इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस। तो आप नोज़ वाले चैप्टर में चलोगे तो जो क्रोनिक वाला चैप्टर है, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस वाला, तो इसमें जो फुलमिनेंट आता है हमारा, फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस, ये आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या डायबिटिक में देखने को मिलता है। अब इसकी दो होती है, म्यूकोर या एस्परजिलस। तो जो म्यूकोर है वो डायग्नोसिस बनता है, इसकी वजह से राइनोसेरेब्रल डिजीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्लड वेसल की इन्वेजन करवाता है, इस्कीमिक नेक्रोसिस हो गई। इस्कीमिक नेक्रोसिस की वजह से आपको ब्लैक इशार देखने को मिलेगा, टिश्यू काफ़ी ब्लैक देखने को मिलेगा, खासतौर पर इंफीरियर टर्बिनेट, पैलेट और साइनस। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ब्लैकनिंग है ये पैलेट की दी हुई है, जो कि हमने थ्योरी में देखा है। इसके अलावा ऑप्थेल्मोप्लीजिया वगैरह यानी वाले साइंस बताए हुए हैं, वो तो इरोजन वगैरह की वजह से हो सकते हैं कि ऑर्बिट को इरोड कर लिया है। तो जो डायग्नोसिस आपका एलर्जिक तो हो नहीं सकता, तो एक्यूट इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस ये है आपका। नेक्स्ट एक डायग्नोसिस वाला क्वेश्चन आ गया। 59 ईयर ओल्ड साइंस प्रोफेसर प्रेजेंट विथ लेफ्ट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है लास्ट 27 मंथ से, माइल्ड नेजल पेन, डिस्चार्ज, माउथ ब्रीथिंग है। ही अंडरवेंट नेजल सर्जरी 3 टाइम्स इन अ पास्ट। तो जो डिटेल है वो अवेलेबल नहीं थी, डिटेल डॉक्यूमेंट। लेफ्ट नेजल एग्जामिनेशन और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में आपको पॉलीपॉइडल मैस देखने को मिला है। चूज द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म योर डायग्नोसिस। ओके, तो अगर आप इसकी हिस्ट्री वगैरह देखो कि नेजल पेन, डिस्चार्ज है, माउथ ब्रीथिंग है और पॉलीपॉइडल मैस देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स इसको बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप है, क्योंकि बार बार रिकरेंट होते रहते हैं ये। ओके, तो चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन जिससे आप डायग्नोसिस को कंफर्म करोगे, तो जो हम पॉलिप वाला चैप्टर खोल लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप वाला। तो जो ये वाले जो पॉलिप होते हैं इनका डायग्नोसिस वैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बन सकता है। सिटी स्कैन हम करते हैं टू एक्सक्लूड द बोनी इरोजन और एक्सपांशन है। ओके, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि जो नेजल पॉलिप होते हैं अबव 40 इयर्स, तो वो मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। तो आप इनकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे, और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन आप बायोप्सी के बाद ही लोगे आप। तो क्या होगा, बायोप्सी अब डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ सस्टेनिंग इंजरी इन अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अ टीनेज मोटरसाइकिलिस्ट प्रेजेंट विद सीएसएफ राइनोरिया। तो जो सीएसएफ राइनोरिया है, ओके, इसके बारे में चीज़ें पूछने जा रही है। तो सीएसएफ राइनोरिया के अंदर ये ट्रॉमेटिक हमेशा ट्रॉमेटिक नहीं होता। ओके, यूजुअल सिम्पटम इज डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। ओके, इसको भी देख लेते हैं। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और हेडेक, ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ डायग्नोज बाय डिटेक्टिंग ग्लूकोज इन द फ्लूइड। यस, ये बात ठीक है। तो इसको डायग्नोज हम ग्लूकोज देखते हैं। अभी आपको मैं टॉपिक दिखा देता हूँ, मिसलेनियस टॉपिक के अंदर है सीएसएफ राइनोरिया। अच्छा, सीएसएफ राइनोरिया के अंदर 3 साइन आते हैं। रिजर्वायर साइन, जिसको टी पोर्ट साइन कहते हैं, कि जैसे ही आप हेड को बेंड करते हैं फॉरवर्ड, तो उसकी वजह से वाटरी नेजल डिस्चार्ज नो से ड्रिबल करती है। इसके बाद हेलो साइन या टारगेट बबल रिंग साइन है। इसमें जो सीएसएफ होता है वो ब्लड से मिक्स हो जाता है। ओके, डबल टारगेट साइन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पेरिफेरल साइड पे आपको सीएसएफ हेलो देखने को मिलेगी और सेंटर में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हैंड करचीफ साइन। हैंड करचीफ साइन में क्या होता है, जो नेजल डिस्चार्ज होती है, ओके, बिकॉज ऑफ म्यूकस होती है, म्यूकस की वजह से हैंड करचीफ को स्टिफन कर देती है। ओके, तो ये आपने देख लेना, दिस इज हैंड करचीफ साइन। स्टिफन कर देगी किसको, हैंड करचीफ को। तो जो आप क्या देखते हो, शुगर कंटेंट वगैरह। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ग्लूकोज की जो टेस्टिंग होती है, बाई ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज या बायोकेमिकल एस्टिमेशन, अभी इतना ज़्यादा यूज़ की नहीं जाते, लेकिन उन्होंने आंसर यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो आई थिंक इसका बीटा या एलिफेंट में से कोई एक हो सकता है। रिगार्डिंग वेजोमोटर रिनाइटस, तो जो वेजोमोटर रिनाइटस होता है, इसके बारे में क्या बात ठीक है। जो वेजोमोटर रिनाइटस होता है और एलर्जिक रिनाइटस, इसका आप दोनों का डिफरेंस आपने तैयार करना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो जो वेजोमोटर रिनाइटस और एलर्जिक रिनाइटस होता है, तो जो एलर्जिक रिनाइटस होता है सीजनल या पेरिनियल हो सकता है, लेकिन वेजोमोटर रिनाइटस हमेशा पेरिनियल होता है। एलर्जिक रिनाइटस आईजीई मीडिएटेड होता है, वेजोमोटर रिनाइटस ऑटोइम्यून मीडिएटेड होता है। एलर्जिक रिनाइटस ब्रोंकोस्पाज्म के साथ प्रेजेंट करेगा, वेजोमोटर रिनाइटस के साथ आपको ब्रोंकोस्पाज्म नहीं देखने को मिलेगा। एलर्जिक रिनाइटिस में आपको स्नीजिंग 10 टू 20 टाइम्स पर यानी गिवन टाइम के अंदर 10 से लेकर 20 टाइम देखने को मिल सकती है। और वेजोमोटर रिनाइटिस के अंदर आपको अर्ली मॉर्निंग में प्रोक्सिमल स्नीजिंग देखने को मिल सकती है। एलर्जिक रिनाइटिस के अंदर हिस्टामिन की प्रोडक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, दैट इज़ वाई आप एंटी एलर्जिक मेजर्स करोगे। ओके, और इसमें जो म्यूकोजा होता है, पेल एडिमेटस स्वालन होता है। तो जो वेजोमोटर रिनाइटिस होता है, इसके बारे में आपने एक और चीज़ भी नोट कर लेनी है। ओके,
तो जो वेज़ोमोटर रिनाइटिस होता है, ये असल में नॉन एलर्जिक रिनाइटिस होता है, जिसमें वही नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया और स्नीज़िंग के आपको सिम्पटम देखने को मिलेंगे। खास तौर पर प्रॉक्सिमल स्नीज़िंग होती है, एक्सेसिव राइनोरिया होता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रात के वक़्त और पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसका निमोनिक है पीआरएस, नेज़ल पॉलिप, हाइपरट्रॉफिक रिनाइटिस और साइनसाइटिस। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, आपने फिज़िकल फैक्टर्स को अवॉइड करना है, एंटीहिस्टामिन और ओरल नेज़ल डिकंजेस्टेंट यूज़ करने हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड यूज़ करने हैं, सिस्टेमिक स्टेरॉइड यूज़ करने हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर, और सर्जरी के अंदर क्या आएगा, वीडियो न्यूरेक्टमी वगैरह। ओके, तो ये सिमिलर है किससे, एलर्जिक रिनाइटिस से। ओके, सिम्पटम इसके ऑलमोस्ट सिमिलर है। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अ मिडल एज मैन कंप्लेन ऑफ एनोस्मिया फॉर लास्ट 6 मंथ, तो एनोस्मिया हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट। ओके, तो इसका बीटा ऑप्शन सही है, क्योंकि बायलैटरल हो सकता है बिफोर इट इज डायग्नोस, क्योंकि स्मेल की सेंसेशन वगैरह आपको देखने को मिलती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। रिपीटेड एपिस्टैक्सिस है, जब भी किसी पेशेंट के अंदर रिपीटेड एपिस्टैक्सिस होती है, 18 साल का है, मेल है, तो उसका मतलब क्या है, एंजियोफाइब्रोमा हो गया है, और जो मैस है वो लैटरल वाल से निकल रहा है, नेसोफारिंक्स के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है। तो क्या बात ठीक है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द मैनेजमेंट एक्सेप्ट दैट, कि कौन सा आप यूज़ नहीं करोगे। ओके, ही रिक्वायर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज, लैटरल राइनोटमी अप्रोच यूज़ करेंगे, ट्रांसपैलेटल अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव। मुझे तो लगता है ऑल ऑफ द अबव, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपैलेटल अप्रोच लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वैसे एक्सेप्ट दैट अगर सारी नहीं करोगे तो फिर पेशेंट को बचाओगे कैसे? आई थिंक एक हमें ढूँढना पड़ेगा इसमें से। तो ये जो है, ये नेज़ोफैरिंक्स के ट्यूमर में से दिया हुआ है, जुवेनाइल नेज़ोफैरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा है। तो यहाँ पर ट्रांसपैलेटल अप्रोच भी है, ट्रांसपैलेटल प्लस सबटेपियल, जिसको सरदाना अप्रोच कहते हैं, लैटरल राइनोटमी विद मीडियल मैक्सिलेक्टमी, फेशियल इन्सिजन और डीग्लविंग अप्रोच, एंडोस्कोपिक रिमूवल, ट्रांसमैक्सिलरी लीफ 4 टाइप 1 फ्रैक्चर वगैरह, इंट्राक्रैनियल एक्स्ट्राक्रैनियल अप्रोच है। ओके, तो आई थिंक चलो इसको ट्रांसपैलेटल कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर और कोई बन नहीं रहा। पोर्ट पफी ट्यूमर, तो जो पोर्ट पफी ट्यूमर होता है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये फ्रंटल साइनस की पायोजेनिक इन्फेक्शन से रिलेटेड है। आगे 19 साल का पेशेंट है, मैक्सिलरी बैक्टीरियल साइनसाइटिस है फॉर लास्ट 27 डेज, मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा, मैक्सिलरी साइनसाइटिस है, ठीक नहीं हो रहा, हिजीनेस है मैक्सिलरी साइनस के अंदर। ओके, तो फिर आप क्या करोगे, आप एंट्रल लैवेज करवाओगे, एंट्रल वाश आउट वगैरह करवाओगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। 18 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, 24 ईयर ओल्ड पेशेंट है, सीवियर फेशियल पेन है, येलोविश एंटीरियर और पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज है। ओके, टीएलसी आपको ज़्यादा देखने को मिल गया है, न्यूट्रोफिल भी 95% है, यानी आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कंफर्मेशन के लिए क्या करोगे, मैक्सिलरी साइनसाइटिस वगैरह, इनके सारे आपको सिम्पटम वगैरह देखने को मिल रही है। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें सीटी स्कैन ऑफ टम पैरानेजल साइनसिस, यस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट है कार्ड व लक्स ऑपरेशन के अंदर जो एंट्री होती है वो किस कहाँ से करेंगे, एंट्री किनाइन फॉसा के अंदर करते हैं, तभी आपको स्कार मार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 19 साल की लड़की है, ईएनटी क्लिनिक में आई है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है लास्ट 17 मंथ से, माउथ ब्रीथिंग है, स्नोरिंग भी कर रही है, पॉलीपॉइडल मैस है, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में नजर नहीं आ रहा, डैट मीन्स के वो पीछे की तरफ है, एंड्रोकॉनल पॉलिप होता है। ओके, 21 ईयर ओल्ड पेशेंट है, राइट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, रिकरेंट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रही है, डीएनएस है इसको। तो क्या होगा डीएनएस के ट्रीटमेंट के अंदर, सेप्टोराइनोप्लास्टी वगैरह करेंगे या फिर एसएमआर वगैरह कर सकते हैं। टीथ रिलेटेड टू द फ्लोर ऑफ मैक्सिलरी साइनस, तो मैक्सिलरी साइनस से रिलेटेड जो टीथ होती है वो कौन सी होती है, वो आपने सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट और सेकंड मोलर, ठीक है, इनको देख लेना आप। नेक्स्ट है 23rd एमसीक्यू है। 15 ईयर ओल्ड बॉय है, ट्रॉमा टू द नोज, ट्रॉमा है, फ्रैक्चर नेजल बोन है, डिफॉर्मिटी है। ओके, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ नेजल बोन फ्रैक्चर, तो जो नेजल बोन फ्रैक्चर के लिए जो मैनिपुलेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है वो क्या होता है, विद इन 14 डेज, यानी 2 हफ्ते के अंदर आपने काम कर लेना है। पेन इन राइट फोरहेड, ओके, डेट मीन फ्रंटल साइनसाइटिस आपको देखने को मिल रहा है, पोस्ट नेजल येलो डिस्चार्ज है। ओके, एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस है, तो क्या करेंगे, ट्रैफिनेशन करते होते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं, एलर्जी है, जब भी एलर्जी है तब हम एंटीहिस्टामिन की तरफ चले जाते हैं, एलर्जिक रिनाइटिस वगैरह। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्सिनोमा इन वुड वर्कर्स, अभी मैंने दिखाया था शुरू के अंदर, एडिनो कार्सिनोमा और प्लास्टिक वगैरह आपने पढ़ना है। ओके, अभी आपको दिखा देता हूँ।
ओके, तो ये है हमारा ये जो फर्नीचर इंडस्ट्री में एडिनोकार्सिनोमा होता है, जबकि निकल रिफाइनिंग के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। इन पैरानेजल साइनसेस जो ऑस्टियोमा होता है मोस्ट कॉमनली फ्रंटल साइनस को इन्वॉल्व करता है। फ्रंटल साइनस के अंदर पोर्ट पफी ट्यूमर भी आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिलेटेड टू द रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा, तो जो ज़ाइलोमेटाज़ोलोन होती है इनकी वजह से हो सकता है। इओसिनोफिल किस में ज़्यादा होगे? नॉन एलर्जिक इओसिनोफिलिक रिनाइटिस के अंदर। ओके, बाकी किसी में हो नहीं सकते। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करने की वजह से डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया है, अब वो वारफिन यूज़ कर रही है। वारफिन की वजह से क्या हो गया है, वारफिन को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वारफिन चूँकि हमारा इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, तो अभी हम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरानेजल साइनसेस इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, तो मैक्सिलरी साइनस का ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। यूनिलैटरल सिंगल पॉलिप पे ब्लीड नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, आपने इंट्रानेजल मेनिंजोसील को इन्वेस्टिगेट करना है। बट मेरे नज़दीक जो ऑप्शन सही लग रहा है वो बायोप्सी लग रहा है, बायोप्सी वगैरह करवाते हैं। स्पेस बिटवीन बुल्ला थ्रोम्बोलिस और अनकिनेट प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड हाइडस सेमिलुनरिस, जिसके अंदर फ्रंटल साइनस की ओपनिंग होती है। पैरानेजल साइनसेस के अंदर ऑस्टियोमा फ्रंटल साइनस का होता है। एपिस्टेक्सिस के अंदर क्या यूज़ नहीं करेंगे, मिडल मिएटिस एंड ट्रोस्टमी नहीं करते, या आपने बताना है कि किस कंडीशन के अंदर करते हैं। नोज ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा लेटरल एरिया के अंदर होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट, एक्यूट के अंदर कभी भी सर्जरी नहीं करते, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरानेजल साइनसेस इज इन्वॉल्व, मैक्सिलरी साइनस आ जाती है। पैरानेजल साइनस ऑस्टियोमा, वन सेकंड फ्रंटल साइनस है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पॉलिप, तो जो नेजल पॉलिप होता है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप स्टीरॉयड वगैरह यूज़ कर सकते हो। ओके, कॉमन कोल्ड किससे होती है, कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा से, नहीं सॉरी, राइनो वायरस से ज़्यादा होती है। ओके, नो से रिलेटेड है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, अभी हमने सारे रिस्क फैक्टर पढ़े हैं। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो कि ये हमने पढ़ने हैं लेरेंजियल कार्सिनोमा के अंदर। ओके, कौन सी नेजल फॉरेन बॉडी इरिटेटिंग है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाती है, बीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो एलर्जी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मासल स्टेबिलाइजर। नेजल पॉलिप, एस्पिरिन इंटॉलरेंस, फंगल साइनसाइटिस, इन सब के साथ होती है, खासतौर पर बायलैटरल अथमोइडल पॉलिप वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर नेजल एंड साइनस मैलिग्नेंसी, सारे के सारे होती है। वैक्यूम हेडेक सीएसएफ राइनोरिया के साथ एसोसिएटेड होता है। वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, अनकिनेट प्रोसेस सीन इन लैटरल वॉल ऑफ नोज, तो जो अनकिनेट प्रोसेस होता है मैक्सिला बोन का पार्ट होता है। ओके, ओपनिंग ऑफ नेजल लैक्रिमल डक्ट इंफीरियर मीडियस के अंदर ओपन होती है। नेक्स्ट सिनेरियो है फेशियल और आइज पेन है, प्रूलर नेजल डिस्चार्ज और ऑब्स्ट्रक्शन है, पेशेंट फ्लू से सफर कर रहा है, येलोविश पस है मिडल मीडियस के अंदर, पोस्ट नेजल ड्रिप है। डेट मीन्स के वंस अगेन आपको राइनोसाइनोसाइटिस का सिनेरियो दिया हुआ है, वो भी एक्यूट वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट है, एल्डरली पेशेंट रिपोर्टेड आ नॉन हीलिंग प्रोग्रेसिव ब्राउन टू ब्लैकिश है। वंस अगेन आपको कुछ लग रहा है क्योंकि नेक्रोसिस वगैरह हो गई है टिश्यूज की। अल्सर विद ग्रैनुलर बेस और वेल डिफाइंड मार्जिन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस, तो आप क्या करोगे, बायोप्सी वगैरह लोगे, आपको कोई फंगल लीजन आपको देखने। Okay, sorry for interruption. A 50-year-old patient reported nasal obstruction, whitish post-nasal discharge, okay, post-nasal drip हो गया, discharge वगैरह, okay, mouth breathing है, sneezing है, yellowish sputum अगर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि infection वगैरह चल रहा है। Presence of mucoid secretion और polypoidal mass है, polypoidal mass in the nasal cavity है। okay, और मैक्सिलरी साइनस बिल्कुल ठीक है, डेट मीन कि एंट्रोकॉर्नल पॉलिप नहीं हो सकता, बायलैटरल एथमोइडल पॉलिप है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यंग पेशेंट है, यानी बच्चों के अंदर कौन सा होता है, एंट्रोकॉर्नल पॉलिप होता है। ओके, माउथ ब्रीथिंग कर रहा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, पॉलीपॉइडल मैस होता है, तो ये एंट्रोकॉर्नल पॉलिप है। 15 ईयर ओल्ड है। ओके, पॉलीपॉइडल मैस स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही है, सीटी स्कैन आप यूज़ करेंगे डायग्नोसिस वगैरह के लिए। किसल बैक प्लेक्सिस के अंदर कौन सी आर्टरी नहीं होती, इंफीरियर लेपियल आर्टरी नहीं होती, सुपीरियर लेपियल आर्टरी होती है। एक्यूट साइनसाइटिस का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, ओके, एक्यूट साइनसाइटिस का, यहाँ पे उन्होंने स्विमिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्विमिंग, एक्यूट रिनाइटिस, वैसे एक्यूट रिनाइटिस भी हो सकता है इसका आंसर। इन रिलेशन टू द ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस, तो जो नेजल लैक्रिमल डक्ट होती है उसका फोर्स क्या होता है। ओके, तो ये एंटीरियरली उसके सामने से आगे से मूव कर जाती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीकेज, तो जो लीकेज की जो साइट है, साइट पूछा हुआ है लेकिन उसने स्पीशीज दी हुई है, वैसे एंटीरियर क्लिनल फोसा को रट्टा मार लेना। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रेब्डोमायोसार्कोमा ऑफ हेड एंड नेक इज, तो जो ऑर्बिट के अंदर आपको रेब्डोमायोसार्कोमा देखने को मिलता है। राइनोफाइमा है, राइनोफाइमा हाइपरट्रॉफी और सिबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है। लेफ्ट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है 13 मंथ से, यानी क्रॉनिक कंडीशन है। फेशियल स्वेलिंग है 2 महीने से। एपिस्टेक्सिस, माउथ ब्रीदिंग और स्नोरिंग वगैरह हो गई है। ओके, मैस देखने को मिल रहा है
यंग पेशेंट एंट्रोकॉर्नल पॉलिप है, तो क्या करोगे आप, सीटी स्कैन कराओगे नोज और पैरानेजल साइनसेस का। हिस्ट्री ऑफ फुल स्मेलिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी विच इम्प्रूव अ लिटिल विद द यूज ऑफ एंटीबायोटिक है। तो जो फुल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज होती है फॉरेन बॉडी ऑफ नोज को अपने एक्सक्लूड करना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सेप्टल एब्सेस, 1 साल पहले किया है, अब उसको सुपराटिव डिप्रेशन हो गया है। तो इसकी वजह क्या है, नेक्रोसिस होती है। 64 एमसीक्यू है कि हिस्ट्री या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की है, नेजल ट्रॉमा 5 दिन पहले हुआ था, रेडिश स्वेलिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द नेजल सेप्टल हीमाटोमा वगैरह है। मैगेट्स है, तो मैगेट्स को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल और क्लोरोफॉर्म से हम इंस्टेल करते हैं, फॉरसेप्स से रिमूव कर देते हैं। नेजल पॉलिप थर्ड टाइम है, ब्लड स्टेन टोटरी कंसिस्टेंसी फ्लूइड आ रहा है विच इंक्रीज ऑन बेंडिंग, दैट मींस कि सीएसएफ लाइनोरिया है, और इस साइन को क्या बोलते हैं, रिजर्वायर साइन बोलते हैं। डिप्रेस्ड लुकिंग यंग लेडी कंप्लेन ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेजल फोसे लुक्ड रूमी विद ग्रीनिश ड्राइड क्रस्ट, फुल स्मेलिंग, तो ये ट्रॉफिक रिनाइटिस की है। कॉमन साइट ऑफ एपिस्टैक्सिस इन यंग पेशेंट इज, तो ये क्या होती है, लिटिल एरिया को रट्टा मार लेना। फेटल कॉम्प्लिकेशन विच अकर फ्रॉम द बॉयल नोज, तो उसकी वजह से क्या होना, साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्योंकि ये डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस बनाता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पेन, एपिस्टैक्सिस, फेशियल स्वेलिंग है, पॉलीपॉइडल अगली मैस देखने को मिल रहा है, हेजीनेस है, बोन की रॉयन है, दैट मीन्स कि आपको 66 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पे कोई मेलिग्नेंसी वगैरह हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है कि 56 ईयर ओल्ड पेशेंट कंप्लेन ऑफ रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ राइनोरिया, स्नीजिंग, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, पॉलीपॉइडल मैस देखने को मिल रही है। ओके, पीछे की तरफ है 56 है, तो बायलैटरल थ्रोइडल पॉलिप वगैरह कह सकते हो। फीवर इन लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस, तो एक ऐसा होता है, इंटरमीडिएट टाइप का होता है। पोस्टीरियर फोंटेनली ऑफ नॉस, तो जो पोस्टीरियर फोंटेनली ऑफ नॉस मिडल मीएटस में ओपन होती है। which are the following artery share in Kesselbach plexus, तो Kesselbach के अंदर posterior ethmoidal artery नहीं होती। external carotid artery नोज को सप्लाई करती है, कौन सी इसकी ब्रांच नहीं होती, anterior ethmoidal artery, ये इंटरनल से आती है। anterior ethmoid present bulge in middle meatus, उस bulge को बोलते हैं bulla ethmoidalis, the key area in the middle meatus for drainage of anterior group of paranasal sinuses is, this is the osteometal complex। okay, नेक्स्ट है कि इन्फेंट विद बायलैटरल कॉर्नल एट्रेजिया प्रेजेंट विद, कॉर्नल एट्रेजिया हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वगैरह हो सकती है। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद ऑफेंसिव नेजल डिस्चार्ज, तो आपने फॉरेन बॉडी को हमेशा सबसे पहले एक्सक्लूड करना होता है। ओके, यूनिलैटरल वगैरह। तो इन अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ इमरजेंसी रूम विद फ्रैक्चर नोज एसोसिएटेड विद एडिमा, तो आपने ऐसे 2 हफ्ते का वेट करना होता है, तो पोस्टपोन रिडक्शन फॉर 1 वीक। द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस एलर्जिक रिनाइटिस, तो एलर्जिक रिनाइटिस के लिए आप क्या करते हो, स्किन प्रिक टेस्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग है। सीएसएफ राइनोरिया को देखने के लिए बीटा टू ट्रांसलेन और बीटा ट्रेस प्रोटीन होती है। नेजल पॉलिप क्या होती है, पेल ग्लिस्टनिक इनसेंसिटिव टू टच होते हैं। एंट्रोकॉर्नल पॉलिप कहाँ से निकलती है, मैक्सिलरी साइनस से निकलती है। एंट्रल और होलमैन मिलर साइन जुवेनाइल नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा में होता है। एडिनॉइड फेसिस के अंदर क्या नहीं आता, टंग प्रोट्रूड होती है, बाकी सब चीज़ें देखने को मिलती है। द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस, तो वो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। ओके, द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटी इन साइनोनेजल डिजीज, तो पैसिटी स्कैन होती है। नेजल वेस्टिबुलाइटिस, ये हैबिट ऑफ नेजल पैकिंग में आपको डेंजरस देखने को मिलता है। वंस अगेन यंग्स जो डेंजर ट्रायंगल होता है, यंग्स ऑपरेशन एट्रोफिक रिनाइटिस में करते हैं। सेप्टोप्लास्टी में क्या इंडिकेशन है, सारी इंडिकेशन है। कॉमन साइट ऑफ सीएसएफ राइनोरिया, तो जो कॉमन साइट होती है एथमोइडल और क्रिब्रिफॉर्म दोनों से निकल सकता है। 7 ईयर ओल्ड बॉय हैज सीवियर डिफ्लेक्शन ऑफ नेजल सेप्टम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है नोज से, तो क्या ठीक करोगे आप। ओके, एसएमआर नहीं करोगे, सेप्टोप्लास्टी करोगे। इन्फेक्टिव साइनसाइटिस के अंदर ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट एथमोइडल की वजह से होती है। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, मैक्सिलरी और फ्रंटल दोनों के अंदर करते हैं। ओरोडेंटल फिस्टुला कब होता है, सेकंड मोलर के बाद। राइनोलिथ प्रेजेंट एस, प्रोग्रेसिव यूनिलैटरल नेजल ऑफेंसिव डिस्चार्ज होती है अडल्ट के अंदर। 66 ईयर ओल्ड पेशेंट, राइट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पेन, एपिस्टैक्सिस, फेशियल स्वेलिंग है, पॉलीपॉइडल अगली मैस है, तो नेजल पॉलीपोसिस वगैरह, साइनोनेजल मैलिग्नेंसी, सॉरी साइनोनेजल मैलिग्नेंसी को आपने रट्टा मार लेना है। आगे मैनिपुलेशन ऑफ नेजल बोन, दिस इज कॉल्ड एमएनबी, रट्टा मार लो 14 डेज में या 2 हफ्ते में जाके करते हैं।